नाम है जनरल गद्दाफी। जनरल क्योंकि सेना के थे। गद्दाफी यहां पर बैठे एक राजा को हटा कर आए थे। एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें कोई नहीं मरा, जनरल साहब सत्ता में आते हैं और सोशलिस्ट पॉलिसी ले आते हैं। सोशलिस्ट पॉलिसी ऐसी कि सबका हम भला चाहते हैं, सबका भला चाहने के लिए शिक्षा फ्री कर दो, चिकित्सा फ्री कर दो, सबका पढ़ना मैंडेटरी कर दो, बढ़िया बढ़िया बातें करते हुए एक सैन्य अधिकारी 1969 के अंदर लीबिया के अंदर सेना से निकलकर सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंच करके और देश पर शासन करने के लिए चले आते हैं। लेकिन धीरे धीरे सनकी होते चले जाते हैं, डर लगने लगता है कि कोई जनता इनको यहां से पद से ना हटा दे। सनक की कहानियां इतनी कि इन्हें आज अगर सनकियों के अंदर जाना जाए तो उनमें से सबसे बड़े सनकियों में से एक है। किस्से कहानियां बहुत हैं, जब सीरीज करेंगे कभी तानाशाहों पर तो इनकी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए सनकी किस्सों में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक बार में जब घर से बाहर निकलते थे तो गाड़ियां दो दिशाओं में दौड़ाई जाती थी ताकि कंफ्यूजन ये रहे कि भाई साहब कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। हवाई जहाज एक साथ दो उड़ा करते थे और उड़े हुए एक हवाई जहाज में से कोई एक हवाई जहाज 2 घंटे बाद वापस लौट कर आता था। फिर गद्दाफी उसमें चढ़ते थे। आप पूछेंगे अजीब आदमी हो यार, हवा में उड़ाकर 2 घंटे बाद नीचे कौन लाता है? बोले कहीं किसी ने बम तो नहीं लगा दिया है। इस तरीके से टेस्टिंग हो गई और उसके बाद में फिर ये जाकर उसमें बैठते थे। और तो और पड़ोसी मुल्कों को भी ये बताकर रखते थे कि मैं कार से आ रहा हूं। जैसे पड़ोस में इनके ट्यूनीशिया है, वहां एक बार सरकार इनका इंतजार कर रही थी, साहब ये गेस्ट बनकर वहां जा रहे थे, बता दिया कि हम कार से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। सारा सरकारी अमला इंतजार कर रहा है कि साहब कार से आएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद में उनके हवाई क्षेत्र में एक जरूरी मैसेज आता है कि एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति ट्यूनीशिया में उतरना चाहता है। ट्यूनीशिया वाले समझ नहीं पाते कौन आ रहा है, तब भी नहीं बताया जाता कि गद्दाफी आ रहे हैं। बोले एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उतरने की इजाजत चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से अपनी मौत के डर के चलते ये जाने गए। हालांकि बाद में लोगों ने ही इन्हें मार दिया। 2011 में ये मरे। 42 साल तक सत्ता में रहे। 42 ईयर तक सत्ता में रहने वाले गद्दाफी पर बहुत सारी चर्चाएं हैं जो की जा सकती हैं। उनमें से इनके बारे में वो चर्चा कि एक बार यात्रियों से भरा 250 लोगों का जहाज इन्होंने हवा में ही उड़वा दिया था, बम लगवा दिया था, अपने विरोधी उसमें जा रहे थे उसको पटवा दिया था। इन्हें लोग सनकी, हत्यारा, तानाशाह तमाम प्रकार के नामों से जाना करते थे। खैर फिलहाल के लिए टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिए। 1969 से लेकर के 2011, ये 42 साल का शासन गद्दाफी का शासन है साहब। ठीक है, एक मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम सेना अध्यक्ष, तानाशाह, सनकी तानाशाह, लेकिन पाकिस्तान प्रेम अजीबोगरीब प्रकार का। अब मैं उस पर आपको सीधा लेकर चलता हूं। हालांकि मैंने गद्दाफी पर काफी सारे कंटेंट को यहां पर साझा किया, आप उसे हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि लीबिया स्थापित करना था तो लीबिया गद्दाफी के बिना अधूरा था, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि गद्दाफी का पाकिस्तान प्रेम कितना था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप ये समझ पाएं कि $4 बिलियन की डील लेने वाला लीबिया असल में पाकिस्तान प्रेमी कैसे बना। आइए मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। जैसा आप जानते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं ये इकट्ठा होकर के एक OIC की बैठक बुलाते हैं। जेद्दा में उसका हेडक्वार्टर है, मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर उनकी बैठकों को बुलाया जाता है। ऐसे ही एक बैठक पाकिस्तान में बुलाई गई थी अराउंड 1974, और उस बैठक के अंदर पाकिस्तान में जब बैठक बुलाई गई थी उस समय गद्दाफी भी वहां पर पहुंचे थे OIC की बैठक में। उस OIC की बैठक में ये सारे लोग जमीन पर बैठे हुए दिख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठक हो रही है। आज जो हम पाकिस्तान में बार बार सुनते हैं ना, हमारे पास न्यूक्लियर बम दिखाने के लिए थोड़ी है, न्यूक्लियर बम दिखाने के लिए थोड़ी है, वो न्यूक्लियर बम की कहानी असल में इस OIC की बैठक 1974 से शुरू हुई थी। हुआ ये कि तमाम मुस्लिम राष्ट्र जब इकट्ठे हुए तो यहां पर गद्दाफी भी पहुंचे थे, और जब गद्दाफी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने लाहौर में आयोजित इस बैठक में एक दूरदर्शी भाषण दे दिया। और वो भाषण ये था कि पाकिस्तान को अपना परमाणु तकनीक विकसित करना चाहिए और पाकिस्तान अमेरिका द्वारा विकसित करना चाहिए, और पाकिस्तान इस्लाम का एक किला है इसलिए इसे परमाणु शक्ति बन जाना चाहिए। मतलब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर परमाणु शक्ति के प्रति एक विश्वास जता दिया कि आप ही हैं हमारे मुस्लिम राष्ट्रों में से जिसे परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहिए। इस बात से पाकिस्तान के अंदर बैठे उस समय के जो शासन में बैठे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इतने खुश हुए कि यार कितना भला आदमी है जो हमारे बारे में ना केवल सोचता है बल्कि यह भी बोल जाता है कि पैसा चाहिए हो तो बता देना, बहुत पैसा है, तेल से पैसा कमाते हैं। भाई साहब, इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान में आज भी गद्दाफी स्टेडियम है। तो जो गद्दाफी स्टेडियम है ना, वो गद्दाफी के उस मोटिवेशन से है जिससे जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुश होते हुए उन्हें एक नाम से स्टेडियम दे दिया। लीबिया वाले इतने खुश थे पाकिस्तान के इस सम्मान से कि सुनो पैसा चाहिए तो बताना।
तो भाई साहब 1976 में $50 मिलियन का इन्हें ऋण दिया गया। पाकिस्तान की बैंक को मिला ये ऋण $50 मिलियन 1976 में बड़ा रकम होता था। ये ऋण जो पाकिस्तान को दिया गया, इसका उद्देश्य था कि तुम अपना परमाणु कार्यक्रम चलाओ। अभी हाल ही में सारे जहां से अच्छा करके एक वेब सीरीज आई है, उसमें यह बात मेंशन की गई है कि पाकिस्तान के शुरुआती परमाणु कार्यक्रम जो कहूटा में बन रहा था, जिसको भारत ने नाकाम करवा दिया था, उसमें लीबिया का हाथ था। लीबिया वालों ने इनको पैसा दिया था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के इनिशियल फंडर्स में लीबिया था। जब पाकिस्तान पैसे की कमी से जूझ रहा था कि भाई भारत वाले परमाणु परीक्षण की तैयारी में लगे हुए हैं, हमें भी बनाना चाहिए, तो लीबिया उस समय इनिशियल फंडर्स में था। ठीक है साहब, लेकिन यहां पर कुछ चीजें बदलती हैं। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट होना आम बात है। जो भी सत्ता में है उसको पलट के दूसरे को आना है। प्रधानमंत्री कभी 5 साल पूरे करते नहीं है। अगला नंबर शहबाज शरीफ का है, जल्दी पलटी खाएंगे, आसिम मुनीर बन जाएंगे। ऐसे में 1977 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता बदल जाती है और उनकी जगह पर जनरल मोहम्मद जिया-उल हक सत्ता में आ जाते हैं। ये भी सेना के हैं। इधर जिया-उल हक सत्ता में आते हैं और ये इस बात से चिड़े हुए हैं कि तुम बेटा आजकल बहुत ज्यादा संपर्क में हो लीबिया वालों के, अब तुम्हारी तो उनसे मित्रता तोड़वानी है। तुम पाकिस्तान के अंदर उनकी नीतियों को लाना चाहते हो, सोशलिस्ट नीतियों को लाना चाहते हो, तुम काम के हो ही नहीं। तो बोले क्या करें साहब, जिया-उल हक आते हैं। जिया-उल हक का आना ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1971 में पाकिस्तान ने जिस तरह की हार पाई थी, उससे भी सेना चिड़ी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। खिसियाए हुए सेना के लोग थे। सत्ता में आते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो पर फूट पड़ते हैं और उनको फांसी पर लटका देते हैं। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर, अभी जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है? बेनजीर भुट्टो का बाप, ठीक है ना। वर्तमान में जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वो बेनजीर भुट्टो का पति है, आसिफ अली जरदारी, ठीक है ना। चीजों को रिलेट करते जाइएगा। जरदारी अभी सत्ता में है, जरदारी सत्ता में है, भुट्टो का बाप है, भुट्टो का पति और भुट्टो के बाप को पाकिस्तानियों ने फांसी पर लटका दिया था। क्यों? बोले लीबिया से तुम्हारे संबंध क्यों हैं, और दूसरा तुम लोग पाकिस्तान को बेचना चाहते हो, गिरवी रखवाना चाहते हो। ये सारी बातें उस समय के सेना वालों का मानना था। खैर जो भी है, 1979 में बहुत से कारण थे सेना के, लेकिन लीबिया से संबंध रखना भी उनके पीछे पनिशमेंट का एक कारण बना था। फिलहाल जुल्फिकार अली भुट्टो मरवा दिया अपन ने। अब सेना यहां शासन में आती है। लीबिया का इस बात पर भयंकर गुस्सा होता है कि यार ये क्या मतलब है, हमारे संबंधों पर तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। इस बीच में लीबिया की तरफ से, क्योंकि गद्दाफी अभी भी बने हुए हैं, वो 69 में बैठे हैं और 11 तक रहने वाले हैं, इसको इस तरह से समझिएगा। इस बीच में वो इनके बच्चों को लीबिया बुलवा लेते हैं कि इन्हें यहां भेज दो और हम अपने पास रख लेंगे। खैर कोई बात नहीं। इस बीच में बच्चों को बुलाने के साथ साथ वो एक तरीका और चलते हैं गद्दाफी कि पाकिस्तान में अपना एक संगठन बनवाते हैं खुफिया तरीके से, ताकि चरमपंथ को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि इनकी आईएसआई उसको पकड़ लेती है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। खैर इस बीच में पाकिस्तान के अंदर सत्ताएं बदलती रहती हैं। लीबिया ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए जो भी पैसा दिया था वो वापसी में मांगा जाना तय था। बोले साहब पैसा तो जो भी है हमको वापस लौटाओ। इन लोगों के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं। इस बीच में लीबिया भारत के संपर्क में आता है। लीबिया कहता है कि साहब आप मुझे परमाणु हथियार दे दो भारत के पास, क्योंकि भारत उस समय स्माइलिंग बुद्धा कर चुका था। स्माइलिंग बुद्धा के बाद लीबिया को लगा कि भारत तेज आगे जा रहा है, इसके साथ परमाणु शक्ति के लिए समझौता कर लेते हैं। लीबिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खैर समय बदलता है, शरीफ की सरकार आती है, नवाज शरीफ की। 1990 में जब नवाज शरीफ सत्ता में आते हैं, लीबिया की वो यात्रा पर जाते हैं पुराने इतिहास को दोहराते हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो वाले, कि साहब पिछले 10 साल में तो बहुत सी चीजें बदल गई, सेना का शासन आता है, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, आप भी सेना से हैं, हम वापस आते हैं। नवाज शरीफ पहुंचते हैं। नवाज शरीफ जब यहां पर पहुंचते हैं, उस बीच में एक बड़ा खेल हो जाता है। नवाज शरीफ यहां जाते हैं कि किसी तरीके से जाकर के उनसे थोड़ा लाभ ले लिया जाए, क्योंकि गद्दाफी के पास तेल का बहुत पैसा है। अब गद्दाफी के पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को लेने का तरीका क्या बनाया जाए। तो पैसे के लिए गद्दाफी बड़ा स्मार्ट हो चुका था, 10 साल से पाकिस्तानियों को देख रहा था। गद्दाफी जब 10 साल से पाकिस्तानियों को देख रहा था, वो इनसे कहता है कि सुनो, तुम अपना जो परमाणु बम है ना वो मुझे बेच दो। गद्दाफी ये मानकर चल रहा था कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर चुका है और ये परमाणु बम मुझे बेच दे तो मैं फिर हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, क्योंकि साइकी आदमी था, डर था कि कोई मरवा देगा। ऐसे में परमाणु बम सीधा सीधा मांग लेता है। नवाज शरीफ कह देते हैं कि नहीं साहब, मैं आपको परमाणु बम तो नहीं दे सकता। हालांकि इनके यहां पर उन दिनों प्रयोग चल रहे थे, 98-99 तक यह सब सिद्ध हुआ, लेकिन हां परमाणु बम देने से मना कर देते हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल को जब यह बात पता चलती है कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है, तो भाई साहब एक और घटना उस समय होती है। गद्दाफी सबके सामने ही नवाज शरीफ को भ्रष्ट राजनेता कह देते हैं। इस बात से
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जो वहां गया होता है लीबिया में, वो भड़क उठता है और सब लोग वहां से उठ उठ के निकल लेते हैं। हद ये हो जाती है कि पाकिस्तान वाले वापस आकर के लीबिया के राजदूत को अपने यहां से भगा देते हैं कि तुम जाओ बेटा यहां से, नहीं चलेगा तुम्हारा काम। चलो कोई बात नहीं साहब, लीबिया के साथ जो भी संकट होना तो हो लिया, नवाज शरीफ बेइज्जती करा आते हैं। फिर आता है बेनजीर भुट्टो का नंबर। बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनती है पाकिस्तान की। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, पीपीपी पार्टी, ठीक है, पार्टी सत्ता में आती है, इन्हीं के पत्ती हैं जरदारी। बिलावल भुट्टो बेटा है इनका, इनको हालांकि मरवा दिया गया, इनका भी असैसिनेशन हुआ था, लेकिन ये सत्ता में आती हैं। ये सत्ता में आती हैं तो लीबिया से फिर से संबंध बहाल होते हैं, क्योंकि जुल्फिकार जो इनके पिता थे वो लीबिया के संबंधों के चलते ही तो बर्बाद हुए थे। अब वो वापस से आते हैं, संबंध दोबारा से दोहराए जाते हैं, गद्दाफी के साथ इनका प्यार बढ़ने लगता है। इसी बीच में पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु जानकारी लीबिया को देना शुरू कर दिया है, क्योंकि यार तब का वो $50 मिलियन देकर बैठा था। किसके लिए? कि परमाणु कार्यक्रम शुरू करो तो देना। यहां पर बेनजीर के टाइम पर इनको परमाणु कार्यक्रम दिए जाने शुरू होते हैं। यहां पर एक अब्दुल कादिर खान नाम का वैज्ञानिक होता है, AQ खान, जो यहां का परमाणु वैज्ञानिक माना गया, जिसको एक तरह से अब्दुल कलाम साहब की तरह पाकिस्तान वाले मानते हैं। यह कादिर खान नाम का जो व्यक्ति है, यह अवैध रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम लीबिया को बेच देता है। इसके ऊपर आरोप था कि इसने लीबिया को बेचा है, इसने ईरान को भी बेचा है, गैस सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन बेचे हैं, परमाणु हथियार डिजाइन बेचा है, निर्माण उपकरण, तकनीकी सहायता, सब कुछ इसने बेच दिया। अमेरिका ने 2004 में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि $100 मिलियन के एवज में पाकिस्तान ने लीबिया को परमाणु कार्यक्रम बेचा है। यह जानकारी व्हाइट हाउस के अंदर जो सुरक्षा सलाहकार थे जिम विल्किंसन, उन्होंने कहा था कि इन्होंने बकायदा अपनी $100 मिलियन के अंदर ये सौदे किए हैं और ये पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम बेचे गए हैं। और ये ट्रांजैक्शन की रेट्स भी बाहर निकल कर आई। लीबिया ने पाकिस्तान को $150 मिलियन दिए थे। AQ खान ये काम करने आया था और ये खबर काफी बड़ी खबर बनी थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बात तो यहां तक क्लियर हो गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाते बनाते लीबिया के काम का हो गया था। लीबिया पाकिस्तान को फंड क्यों कर रहा था? एक तो भाई धार्मिक रूप से प्यार प्रेम तो था ही, और लीबिया को लगता था कि मैं अपने यहां पर बम बना पाऊं या ना बना पाऊं, पाकिस्तान बना लेगा, क्योंकि उसको भारत से प्रतिरोध है।